मेरे प्यारे साथियों, अधिवक्ता मित्रों, बंधुओं और बहनों, पिछले 48 घंटे में आपने जिस तरीके से अभी भी मुझे लग रहा है कि जो यूट्यूब पे हमने कट ऑफ करीब एक हफ्ते पहले बोर्ड पे समझाई थी, वो वीडियो इतना मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं तो केवल सामान्य सी बात कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों की, और ख़ास करके उन बच्चों के प्रति मैं उस चीज़ को प्रेषित किया था जो हमारे एपीओ के मेंस के दरमियान बच्चे जुड़े थे। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जुडिशरी भी दिए थे। उन्हीं का फ़ोन आया कि सर थोड़ा कट ऑफ के बारे में बता देते, जैसे आप एपीओ में बताए थे। बस यूं ही मेरे माइंड में आया और हमने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, आप लोग कैलकुलेट करके हम बताएंगे। कैलकुलेशन वो परमात्मा की कृपा से इतना रिजनेबल हुआ कि मुझे खुद मजबूर होना पड़ा कि इसमें आखिर वो कौन सी बात है जो इतना ज़्यादा इसमें उसको लाइक किया जा रहा है, उसको शेयर किया जा रहा है। समझ रहे हैं? जीवन एक संघर्ष की गाथा है। आप जिस दौर में हैं और जिस दौर में आप परीक्षाएं दे रहे हैं, ये भी दौर निकल जाएगा, सरक जाएगा और एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा। ये मत सोचें कि पद प्राप्त कर लेने मात्र से संघर्ष खत्म हो जाएगा। वहाँ संघर्ष का जो कलेवर है वो बदल जाएगा। अपने प्रतिस्पर्धी, आपके दैनिक कार्य, उसके प्रति आपकी नई न्यायिक जवाबदेही, ये सब इतना आवश्यक रूप से आपको कर्तव्यबद्ध कर देगा कि आपका दिन का दिन, रात का रात यूं गुजरेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। आपकी व्यस्तताएं इतनी बढ़ सकती हैं जिसका भी आपको इल्म नहीं है। और ध्यान रखें, ये जो आप अध्ययन में, जो स्टडी में आप समय खर्च करते हैं, वो समय बिल्कुल छोटे जान पड़ेंगे उस समय जब आप अपने जजमेंट खुद डील कर रहे होंगे और जजमेंट देने के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप पेशेवर वकील हैं तो आप केस में अपनी विक्ट्री पाने के लिए, अपने पक्ष में जजमेंट लाने के लिए आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। कंपटीशन के दौर में जब हम लोग इस उम्र में होते हैं कि हम परीक्षाएं दें और कंपटीशन बीट करके पद प्राप्त करें, तब का संघर्ष से कई गुना अधिक चुनौती से भरा आपके पद प्राप्त करने के बाद का संघर्ष होता है। ये एग्जाम्पल, ये दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि आप अधीर मत होइए। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी सांस जब तक शरीर में है। जिम्मेवारियां आप जानते हैं, अपने पिता, अपने चाचा, दादा, अपने पूर्वजों से तो आपने इतना सीखा ही होगा। नए उम्र में, यानी जो अंडर 30 हैं, या ऐसे कहें कि 25 से 28 के बीच में जिन अधिवक्ता मित्रों, बहनों की एज है, उनको अभी इसका इल्म नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कंपटीशन का, वो बिल्कुल नए हैं। तो कई मामलों में अनुभवहीनता उनको विचलित कर देती है, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हम जो भी क्लास या जो भी विधि के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आपने महसूस किया होगा कि ये सारी बात एक अनुभव के इर्द गिर्द घूमती है। और आप ये भी पक्का माने कि आप 5 साल की एलएलबी किए हों, चाहे 1 साल की 3 साल वाली, दोनों में एक चीज कॉमन है, परिपक्वता। यानी विधि के समझ की परिपक्वता नहीं है तो रटके अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, लक बाई चांस होता भी है, तो आप वहाँ अनुभवहीनता के शिकार होंगे। आप भले जुडिशियल मजिस्ट्रेट हों, लेकिन आपको छोटी सी छोटी बात के लिए अदने से वकील, मैं प्रौढ़ या समझदार या बहुत प्रवीण वकील की बात नहीं कर रहा, अदने से वकील से
क्या होंगे, चैलेंज किए जाएंगे। आपका जो माइंड है ये इतना अनसेटिस्फाई स्थिति में जाएगा, मतलब बेचैन रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि अनुभव विहीनता, आपको चीज़ों को डील करने में शुरुआती 5 साल तो बड़ी मशक्कत, कम से कम 2 साल तो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं एक अपना व्यक्तिगत तजुर्बा आपको बताऊं, पद पर आसीन ऐसे तमाम अनुभवहीन से व्यक्तिगत तौर पे मैं परिचित हूं। उनको ये लगता है कि पद प्राप्त कर लेना ही हर विशिष्टता का कारक है। वो ये आचरण करते वक्त अपने मूर्खता का जरा सा भी इल्म नहीं हो सोचते कि सामने वाला भी समझ रखता होगा। ऐसे ही वकालत पेशे में जब आपको एज ए जजशिप सामना करना होगा वकीलों का, वकीलों की बहस से आप जब दो चार होंगे, तो अगर कानूनी समझ की परिपक्वता आप में नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक पक्का माने कि आपके प्रति जो ओपिनियन बनेगा, कहाँ, उस जुडिशरी की बेंच में, उस दीर्घा में, पब्लिक दर्शक दीर्घा में, जिसमें क्लाइंट होते हैं, वादी प्रतिवादी होते हैं, उनसे जुड़े वकील साहिबान होते हैं, और उसी में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी होता है। ये सारे आपके प्रति पेवर प्रिजम्पशन नहीं बनाने वाले। आपको मुगालता हो सकता है क्योंकि पद का अभिमान होता है। हम ऐसे कई बहुत क्लोज लोगों को जानता हूं जो पद पे होने के बावजूद उनके रवैये में इतना चेंज है कि आप दंग रह जाएंगे। जबकि असलियत ये है, जो चयन करने की व्यवस्था है, यानी जो प्रक्रिया 3 चरण की है, उसकी तो हम प्रत्यक्ष उससे वाकिफ हैं। जब से सन 80 से एग्जाम होता रहा है, तब से हमारे पूर्वज जो रिटायर हो गए अधिकारी बनकर, वो भी। एक चीज पे आपका ध्यान हम खींचेंगे, हमें उस प्रक्रिया का बिल्कुल पता नहीं है जो कॉपी चेक होती है। ये कौन लोग हैं जो कॉपी चेक करते हैं, इनकी क्या विशिष्टता है, और हर साल की कॉपी कौन लोग, विशिष्ट लोग चेक करते हैं। किसी भी संस्था का एग्जाम हो, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। और सारा ब्लंडर मिस्टेक वहीं होता है। यकीन माने, कॉपी चेक करने की जो प्रक्रिया है इतनी अपवादित है, इतनी वो दूषित है कि सही का चयन करने में बिल्कुल फेल है। और ऊपर से भ्रष्टाचार। एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। मैं एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति हो सकता है इसका शिकार। क्या? कॉपी चेक करने वाले शिक्षक के पैरामीटर के ना होने की वजह से। और ये केवल अपने स्टेट में हो ऐसा नहीं है, सारे स्टेट में समान रूप से देखने को मिल रहा है। एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका किसी बहुत क्लोज मित्र का या किसी का, भगवान न करे, एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि ब्लड चाहिए, रात के 3 बज रहे हैं, कोल्ड सीजन चल रहा है, भयंकर सर्दी चल रही है। उस पेशेंट के जो क्लोज होंगे वो अपना हर कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? पहली कोशिश में ये रहेगी, भाई अगर हम लोगों में से किसी का ब्लड अगर चढ़ सके तो ले लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो आजू बाजू के ब्लड सेंटर्स पर वो दौड़ लगाएंगे, चाहे कितनी भी सर्दी हो। उनका परिवार है, उनके क्लोज मित्र हैं, क्लोज व्यक्ति हैं। मैं इलस्ट्रेशन ये दे रहा हूं कि वो ब्लड में इतनी रात को, इतने विषम परिस्थिति में दौड़ने भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही बताइए? विशेष व्यक्ति को विशेष ग्रुप का ब्लड चाहिए होता है, यही ना? तो जब विशेष ब्लड सर्किल के लिए विशेष ब्लड चाहिए, तो क्या यहां एग्जाम में जब कॉपी चेक की जा रही है तो हर व्यक्ति जिस ढंग से कॉपी लिखा रहा है उसके लिए एक ही शिक्षक चाहिए?
जिसका माइंड सेट ये है कि एज ए प्रोफेसर, लॉ प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, कि जो मेरे अकॉर्डिंग लिखेगा मैं उसी को नंबर दूंगा। अब पड़ी कॉपी आपके लपेटा में, लड़ भिड़ के आए हैं किसी से, गुस्सा पूरा उस दिन की कॉपी पे निकाल रहे हैं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। आरटीआई लगा के जब आप अपने कॉपी पे पाए हुए नंबर को भी अवलोकित करते हैं तो आप कभी ये महसूस किए इसका कोई रेमेडी नहीं है, केवल आरटीआई से कॉपी निकाल लीजिए बस। समझ रहे हैं? तो प्री मेन इंटरव्यू के बाद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कॉपी को चेक करने वाले शिक्षक। आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो जो मूवमेंट इस बात के लिए चला था कि पीसीएसजे में हिंदी होनी चाहिए, 100 नंबर की हिंदी आई है, जिसमें मैं ये भी मानता हूँ कि हिंदी के पेपर में यह प्रश्न रखना कि इंग्लिश का आर्टिकल 10 नंबर या 15 नंबर का आप रख रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद 4 है, बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है। ऐसे इंग्लिश वाले पेपर के साथ भी अन्याय है, उसमें हिंदी का आर्टिकल लिखकर और उनसे इंग्लिश करवाना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। ये दोनों पेपर के साथ किया गया छद्म प्रयास है, इसको छद्म प्रयास कहेंगे। जिन्होंने इस व्यवस्था को, मतलब सिलेबस को डिसाइड किया है, इस बिंदु पर चालाकी है। दूसरी बात, कॉपी चेक करने की जो विसंगत पूर्ण स्थिति में आरटीआई लगाकर आपको अंक देखने की संतुष्टि है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आरटीआई निकालने के बाद कमीशन पर केस करता है? क्यों नहीं करता? डरता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोर्ट कंटेम्प्ट के डर की वजह से सब चुप रहते हैं, कौन जाए झेलने, कोई नहीं साथ आएगा, वही डर यहां भी है कि अगर हम कमीशन के खिलाफ पिटीशन लगाएंगे तो कमीशन हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, पिछले 10 साल में, 10 साल से ऊपर मैं कहूंगा कि इतना भयंकर स्तर पर हर स्टेट में कमीशन के द्वारा ली गई परीक्षाओं में विसंगत पूर्ण स्थिति देखने को मिली है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मान के आप चलें, इतनी देर ये बोलने का अर्थ ये था, ये आप मान के चलें कि सबसे बड़ी परीक्षा तो आपकी तब होगी जब आपकी लिखी लिखाई कॉपियां किसी अंडब बेढब टीचर के हाथ लगेगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों की जिनको कॉपी देखने को अधिकृत किया जाता है उनका भी पैरामीटर टेस्ट हो और एक कॉपी को कम से कम 3 या 5 टीचर चेक करें और उसका एवरेज मार्क दिया जाए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रक्रिया लंबी खींचेगी, लेकिन जिस तरीके से एक कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर अथवा व्यक्ति के मनोविज्ञान का असर उस निर्दोष मेहनती परीक्षार्थी पुरुष या महिला के ऊपर पड़ता है। अब चूंकि जुडिशरी की बात कर रहा हूं तो इसमें अधिवक्ता बंधु और बहन भी आ जाएंगे। ये बिल्कुल नागवार गुजरता है। यह आपको सालों साल दंश नहीं देता, ताउम्र दंश देता है। अनुभव करें, जिन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती समय युवावस्था के इसमें खपाए हैं, क्या कमीशन के उन दरमियान कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को इस बात का जरा सा भी अपराध बोध होता है? बिल्कुल नहीं। इसे कहते नहीं कि मोटी गर्दन वाले लोग, जिनको बिल्कुल संवेदना छूती नहीं। तो आप दिलदारी से तैयारी करें, लेकिन माइंड में एक निर्लिप्त भाव रखें। क्या समझ रहे हैं कि यदि ऐसा भी हो जाए तो उससे भी निपटना है? क्यों? क्योंकि अपना कोई बस नहीं है, अपना कोई बस नहीं है। आप कमीशन की शिकायत कर नहीं सकते, कोर्ट को कुछ कह नहीं सकते, सब जगह से बंधे। केवल क्या कर सकते हैं? तेली के बैल की तरह कर सकते, जुत सकते। जुतिए। सब कुछ साफ साफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम शुरू से आगाह कर रहे हैं आपको, भावुकता, आदर्शात्मक सोच,
बहुत ही ज़्यादा मिथकीय अवधारणाओं से अलग आदर्श की ओर झुकी सोच वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कभी भी आपको सक्सेस के दरवाजे पर नहीं ले जाएगी। ये क्लियर समझिए, समझ रहे हैं? अगर इस मनोविज्ञान को आप अपनाते हैं क्या कि ये स्थितियां आएंगी ही, यानी हमारी कॉपी किसी बेढप बनारसी के हाथ में पड़ सकती है, तो आप एक चीज़ जान जाएं, अपनी दवाई आप खुद कर ले रहे हैं। आप उस हाई प्रेशर वाले स्ट्रेस से बचेंगे। आपका हार्ट बीट, आपका माइंड सेट, आपके परिवार के लब्बो-लुआब का जो एक एटमॉस्फियर क्रिएट होता है प्रेशर बनाने वाला, उसके भी दबाव से आपको उतना नहीं निपटना पड़ता जितना इस दबाव से निपटना पड़ता है कि आप निर्दोषता पूर्वक उच्चतम ढंग से आपने अभिव्यक्ति करी थी, लेकिन कॉपी विसंगतपूर्ण ढंग से किसी बेढप बनारसी टीचर के हाथ लग गई। इसका भी कोई वीडियोग्राफी नहीं होती, ये गोपनीयता का सवाल है। यह भी अनुभव आता है कि जैसे आरटीआई के बारे में कई मामले में आरटीआई एक्ट पढ़ें तो फला फला चीज़ की सूचना नहीं शेयर की जा सकती क्योंकि ये सुरक्षा का मुद्दा है, फलाना ढिमका, इससे निजता बाधित होती है। ऐसे ही कॉपी के चेक करने वाले शिक्षकों के बारे में कोई ब्यौरा इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जाता क्योंकि आप सेटिंग कर लेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब व्यवस्था ना होने के बावजूद भी अंतर भीतर एक भयंकर गठजोड़ हो तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वस्तु स्थितियां परिणाम की संदिग्धता ये दर्शाने में तनिक भी पेशेवर रूप से कम नहीं है कि कुछ तो दाल में काला है। और दाल के काला होने में सबसे बुलेट प्रूफ ये सच्चाई इस बात की है कि आप जो टेस्ट दे के आ रहे हैं, जो एग्जाम में आप प्रश्न पत्र हल करके आ रहे हैं, आप भाग्य विधाता के लिए इस मामले में अधीन हैं, क्योंकि वहां कमीशन के परीक्षा प्रक्रिया में, चाहे कोई न्यायालय हो या कमीशन, ये व्यवस्था नहीं है कि कॉपी चेक करने का मॉडरेशन के लिए जिन टीचरों को लगाया गया है, जो टीचर इसको चेक कर रहे हैं, उनके भी जवाबदेही तय की जा सके। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। प्रीलिम्स लेवल के पेपर में तो केवल इतना मात्र होता है कि जैसे आप तथ्य सही हैं गलत, कंप्यूटर OMR सीट डाली गई चेकिंग मशीन में, बाकी चीज़ें सब सामने आ जाती हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं, जैसे आप देख रहे हैं 2018 के बाद से 20 में मेंस में पेपर में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा PCS में पूछे जाते थे वो हटा दिए गए हैं। हाँ, सब GS का पेपर डिस्क्रिप्टिव है। ऐसे में उसके चेक करने का पैरामीटर फिक्स नहीं किया जा सकता। किसी को कंप्यूटर को बैठा दीजिए, वो बता देगा कि एक बटन दबाया और बता दिया कि इतना सही इतना गलत, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें देखने वाले की कुशलता लिखने वाले की कुशलता से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये कौन सा कोई प्रूफ है कि हर कमीशन में जो कॉपियाँ चेक हो रही हैं वो किस लेवल के लोग चेक करते हैं? और अगर इनको कोर्ट में लाना हो तो इनके लिए कोई, जैसे एक डाटा सुरक्षित रखा जाता है, क्या इनके बारे में कोई फिक्स जानकारी है कि इन्होंने कॉपी चेक करी है तो इनकी जवाबदेही तय की जाए? बिल्कुल नहीं। इन्हीं सब विसंगतपूर्ण बातों को चर्चा में लाने का आज ये कारण था कि आप अपने मनोविज्ञान को, अपने भीतर के भाव को इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग रखें कि इन सिचुएशन से भी हमें गुजरना है, सिर्फ मेंस इंटरव्यू नहीं देना है। और शुरुआत में जो बात की कि आप अपने आप को इतना बिल्डअप कीजिए कि जॉब मिले तो सही, नहीं मिले तो सही, हम अपना 100% दे रहे हैं, हमारा मतलब हम निष्कपट भाव से अपने तैयारी में लगे हैं, हम हार्ड लेबर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे नहीं मिल पाया तो हम पगला जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। ये सब बातों से बिल्कुल अलहदा रहते हुए, निर्द्वंदात्मक भाव से इन सब बारीक चीज़ों का परीक्षण करते हुए अपने स्टडी को ऑन रखना है। ठीक है, तो आज की बात इन्हीं सब मुद्दों पर आपको ध्यान में दिलाकर आपके विश्वास को और मजबूत करना है, जिससे आप मुख्य परीक्षा में जो अभी भी संशय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तमाम बच्चे हैं जो मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आए हैं
जो 260 से 65-70 के बीच में है, फिर भी वो कह रहे हैं सर बड़ा डर लग रहा है, लोग 280 बता रहे हैं। भाई मैं परसों से ही कह रहा हूँ कि ये स्वाभाविक है, इसमें समय जाया ना करें। अगर 245-50 के आप पास नंबर आपका जनरल कैंडिडेट में है तो आप बिल्कुल बिंदास तैयारी करें, देखा जाएगा। आप ये भी देख रहे हैं आपके लिए ईश्वर ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी, जुडिशरी की वैकेंसी बिहार की दे दी है, अप्लाई करें फॉर्म। एक एग्ज़ाम अभी फाइनल नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम की वैकेंसी आ गई है। कभी कभी ऐसा सूखा पड़ता है कि बिल्कुल ये नहीं रहता, कभी कभी ऐसा सूखा पड़ता है। बीच में आवाज़ थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि एक मिनट, ठीक है, ये बिल्कुल तय मानिए कि जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। मिल जाएगी जॉब ठीक, नहीं मिल जाएगी और ठीक। पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के लिए बल नहीं देना है ज़बरदस्ती, स्वाभाविक रूप से जिंदगी को आनंद की ओर बढ़ाएं। पद प्राप्त करना आनंद का विषय नहीं है। भूख लगी हो खाना खा के भूख मिटा देना आनंद का विषय नहीं है। कोई चीज़ मनोरंजन के तौर पे देख लेना जिसमें आपको खुशी मिलती हो, आपकी वासना पुष्ट होती हो, वो देखना आनंद नहीं है। आनंद है निर्द्वंद अवस्था, चाहे अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए, डजन इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़े, बिंदास रहें। इसको कहते हैं हरफन मवला, दोनों परिस्थितियों में लाभा लाभो जया जयो, उस पर रत्ती भर प्रभाव ना पड़े। लोग कहें यार इसको असर नहीं करता एक निगर घट होते हैं, एक गाठ होते हैं, और एक आनंद की श्रेणी में आते हैं जो फकीरों में देखा जाता है। आनंद जो है, आनंद एक साधारण घटना नहीं, बहुत ही ऊंची क्वालिटी है, प्रसन्नता से ऊपर। प्रसन्नता में ओछापन है, प्रसन्नता भौतिक है, प्रसन्नता की एक प्रत्यक्ष धारणा से ग्रसित है, लेकिन आनंद निर्विकार है। आनंद उस स्थिति को आप दर्शा सकते हैं जिसमें विभेद रहित अवस्था, उच्चता, मैं कतई नहीं कह रहा कि आदर्शात्मक व्यवस्था, नो, आनंद एक ऐसा प्राकट्य है भीतर आपके कि अगर आप निर्लिप्त भाव से जीवन जी रहे हैं, हो जाए तो भी अच्छा, नहीं हो जाए तो और अच्छा, तो इसके अंदर जो आपका खाना पीना चलना उठना बैठना दिनचर्या पढ़ाई लिखाई करना होगा, वो आनंद के साथ साथ पैरेलल चलेगा। ये फ्लीजर यूं का नहीं है जैसा आप खाने में स्वादिष्ट अच्छा भोजन लगा तो बड़ा आनंद आया, नहीं। आप अक्सर कहते भी हैं खाना अच्छा लगा तो मुझसे निकल ही जाता है कि बड़ा आनंद आया, ये आनंद नहीं है। आनंद वो निर्विकार अवस्था है जिसमें हानि और लाभ दोनों का उस पर असर नहीं पड़ता। तो इसको इस उद्देश्य से नहीं कि हम जानबूझ के पढ़बे लिखबे नहीं करेंगे, नहीं, ये मात्र स्ट्रेस को साइड में कर देने के लिए व्यवस्था है, ठीक है। तो आज कई मित्रों का जीएस के लिए जो मैंने क्लास बताई है कि कल से स्टार्ट हुई, आज बहुत व्यस्ततम होने की वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, और कुछ आप लोगों के ही परीक्षा के संदर्भ में, टेस्ट सीरीज के संदर्भ में और आने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में कुछ आवश्यकताएं थी, इसलिए मुझे अपने आज के सारे क्लास सस्पेंड करने पड़े हैं। हमने आज कोई क्लास नहीं लिया, केवल लाइव वीडियो में, वो भी लेट नाइट, समझ लीजिए इस समय 1:15 बज रहे हैं, 1:15 बज रहे हैं और 26 फरवरी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यस्तताएं हैं, मेरी आंखें भी बता रही हैं कि मैं नींद में हूँ, लेकिन जो कंटिन्यूअस बच्चों का फ़ोन आता है तो मुझे खुद कमी महसूस हुई कि आज ऐसा दिन नहीं गुजरा। हालांकि वो महत्वपूर्ण, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए मैं बाहर निकला, ईश्वर की कृपा से पूरा भी हुआ। आज कल के डेट में जिन बच्चों से बात हुई है तो उनका एक ही मानना है कि अप्रोच बहुत सही है सर, मुझे जुड़ना है, जुड़ भी रहे हैं बच्चे, अलग अलग कंडीशन है। तो एक बार मैं पुनः आज इस यूट्यूब पर अपने व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सामान्य अध्ययन
में 9 माइनर एक्ट के तैयारी से आपको दिक्कत है, आप उसको नहीं सही से कर पा रहे हैं, और जीएस के जो बचे हुए पेपर हैं, जो करंट इवेंट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें क्रमशः 200 शब्द, 80 शब्द, 50 शब्द और 30 शब्द के क्वेश्चन आते हैं, उस पर फोकस करके जनवरी से लेके अप्रैल लास्ट तक हमारी क्लासेस रहेंगी। और साथ ही साथ अल्टरनेट ये क्लासें होंगी। जैसे आज अगर जीएस में एक माइनर एक्ट, जैसे मान लीजिए दहेज पर मैंने 3 सवाल बनाए, तो आपको वो मिलेंगे अगर आप विद फी आप हमसे इस मामले को बाई करते हैं या इसको लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बेनिफिट दे सकता है एग्ज़ाम में, तो आप हमसे बात करेंगे इस नंबर पर 7705090393 पर। और हम जब बात हो जाएगी तो ये भी बता दूं कि इस बात में क्वेरी करते समय, मतलब बातचीत के दरमियान, आपको अगर दिक्कत आ रही हो पैसे की संदर्भ में कि सर की फीस हाई है या इत्यादि, तो इसके संदर्भ में मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, आप अपनी बात रखें, अपने सिचुएशन को बताएं, झूठ का सहारा ना लें। अब मैं शुरू से हर दिन कहता हूँ कि आप लोग न ठगाए जाएं, हमें आप ठग लेंगे चलेगा। जैसे मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ें ना बढ़ें, वो अब कोई लाइक करे ना करे, कमेंट करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इतना 2 महीने में तो मुझे पक्का समझ में आ गया कि अगर आप भीतर से ट्रुथफुल हैं तो जुड़ेगा बंदा ट्रुथफुल वाला। भीतर से अगर आप फराडिया हैं, आपकी दोस्ती कई फराडियों से हो जाएगी। भीतर से आप लालची हैं, लालची किस्म से ताना बाना बिड़ जाएगा। यानी भीतर से आप जैसे होते हैं वैसा साथी, कहते हैं कि जैसे को तैसा मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, जैसे को तैसा मिले, बाकी डांट डांट। मैं इतना कह रहा हूं कि ये सूक्तियां कहावतें यूं ही नहीं हैं, संसार में इनका बड़ा मायने है। और एक चीज़ और बता दूं कि जब आप लाइफ में इस दरमियान में है, जब कंपटीशन आप दे रहे हैं, तो आज के 22 के मेंस के लिए जुडिशरी की जो बात चल रही है, और टेस्ट सीरीज मेरी 1 मार्च से स्टार्ट होकर के 18 मई तक जो भी चलेगी, मैं बार बार दोहराऊं कि 28 के बाद आप कुछ भी पेमेंट करें, मैं एडमिशन नहीं लूँगा। आपके लिए मैं बिल्कुल शेड्यूल नहीं बिगाड़ने वाला, चाहे मुझसे 10 मिलें, चाहे 50 मिलें, चाहे 100 मिलें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे 28 के बाद में किसी, इतना समझ तो मेरे अंदर है कि बात करने वाला मुझे किस रेंज में तौल रहा है, कौन मेरी डिग्री के चक्कर में है, कौन मेरे किस बात के संशय में है, और कौन निर्विकल्प रूप से विश्वास कर रहा है। इतनी परिपक्वता दी है ईश्वर ने, चाहे वो बहनें हों चाहे बंधु हों, किस स्तर पर वो खोज क्या रहे हैं उनके 2 मिनट की बातचीत से पता चल जाता है। ये अलग बात है, मैं बातचीत के दरमियान ये जाहिर बिल्कुल नहीं होने देता, मैं इस खुले लाइव वीडियो आपसे कह रहा हूं, मैं बिल्कुल जाहिर नहीं होने देता कि आपको इसका इल्म भी पता लगे कि मैंने यह महसूस किया। इस बीच में अच्छा खासा इस बात का भी अनुभव मिला है कि हर व्यक्ति को काउंसलिंग के लेवल पर एक तराजू में नहीं तोल सकते। जितने व्यक्ति उतनी आवश्यकताएं, उतनी भिन्नताएं। तो आप यही चीज़ मैं बात करके आज का वीडियो बंद करूंगा कि अगर आप जीएस की क्लास से तंग हैं, परेशान हो रहे हैं, समय खिसकता जा रहा है, या कट ऑफ की मेरिट से भी आप परेशान हैं, आपको नहीं लगता कि होगा, आपको ऐसे लगता है 280 चाहिए, तो वेट कर लीजिए। वहाँ एक बात झूठी साबित होगी। आपसे मैं पूछता हूँ, जो चिल्ला रहे थे कि 25 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है, बीत तो गई 25 फरवरी, वो जो फैलाए हैं क्या इसकी जवाबदेही देंगे? इसके बाद एक डेट और तैर रही है कि होली के पहले आ जाएगा। जो रिजल्ट के बारे में बहुत सोच रहा है, ये तय मानिए कि वो सिक्योर जोन में नहीं है, या किन्हीं ऐसी अवधारणाओं से ग्रसित है कि वह
जो परिपक्व या सटीक कट ऑफ की मेरिट है उस पर खुद ही यकीन नहीं कर पा रहा है और समय गंवा रहा है। ये बहुत भारी पड़ेगा। जब फाइनल डिजिट दिखेगी 303 की इंटरव्यू के बाद, तो उसमें ये बच्चे कतई नहीं होंगे जो इस समय वेट कर रहे हैं। अस्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, बुरा लग सकता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पद पर हों आप, अगर जुडिशरी का अप्लाई आपने किया है और रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो डेंजर जोन में है आप। पढ़ने के सिवाय आपको अतिरिक्त कुछ भी सोचने का वक्त नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा सिलेबस है। तो आज की बात यहीं करके पूरी करूंगा कि अगर आपको एसए की क्लास, हिंदी में संक्षेपण की क्लास, जीएस में पूरे में करंट बेस्ड क्लास जो दिसंबर तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इस बार महीने में मैं स्टार्ट कर चुका हूं। हालांकि आज मैं कोई क्लास नहीं ले पाया हूं, ये कल से कंटिन्यू हो पाएगा। और उसमें कल की क्लास में मैं अल्टरनेट करके बता रहा हूं। एक दिन आपको जीएस पेपर क्लास जाएगी, चाहे साइंस टेक जाए, चाहे ज्योग्राफी जाए, जो चाहे जैविकी जाए, परिस्थितिकीय जाए, है ना, जीएस के नाम पर। और दूसरे दिन अल्टरनेट क्लास में लोकल का जो ये 9 एक्ट माइनर जोड़ा गया है, उसमें किसी भी एक्ट का, जैसे मैं पास्को से शुरू करने वाला हूं, उससे मेरी कोशिश होगी कि पर डे कम से कम 3 क्लास जाए, सॉरी पर डे 3 आंसर प्रश्न उत्तर शैली में। यह क्लास जो माइनर वाले हैं मैं अपने उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जो ऑलरेडी एपीओ का प्री दे करके, सॉरी यूपीजे का प्री देने के पहले ही वो क्लास ले चुके हैं और उनसे मेरा प्रॉमिस था कि हम मेंस भी कवर कराएंगे। तो उन बच्चों के लिए भी एक फैसिलिटी का मैं ऑफ़र देता हूं कि अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या जीएस की क्लास देते हैं, समझना, आप जीएस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों में से कम एक ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको तीसरे तौर पर एक गिफ्टेड चीज़ हो सकती है, वो यही जीएस की जो 50 रिकॉर्डेड क्लास है वो, या जो फिर जनवरी से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी एक क्लास हो गई है, वो आपको अनुभव देगी, आपको जीएस में लिखने का फलसफा बताएगी, आपको ये भी बताएगी कि इस मुश्किलात से कैसे पार निकलें और लैंग्वेज वाले पेपर में नंबर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारी पहली मार्च से लेकर 18 मई तक है और जो बच्चे जुड़ गए हैं उनके पास शेड्यूल भी है। 1 मार्च को टेस्ट होगा। अभी भी 3 दिन का समय है। आज 25-26 हो गया है, 27-28 की फरवरी है, उसके बाद 1 मार्च को एग्ज़ाम है। ठीक है। तो इन्हीं सब सूचनाओं के साथ अगर आपको जुड़ना है तो व्हाट्सअप नंबर यही है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का या इस प्रकार से जो क्लास पढ़ा या जो टीचिंग है, इसका आपके जुडिशरी में जजशिप के लिए कोई भी उपयोगिता साबित हो, तो आपको समझ आए, तो आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। अब हमको चलने की अनुमति दीजिए। लगभग 33 मिनट से बोल रहा हूँ और हरासमेंट थोड़ा सा था, इसीलिए मैंने आज कोई क्लास ली भी नहीं, क्योंकि बाहर टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन लेट नाइट हम का बच्चों से कम इसी माध्यम से एक सूचना पहुंच जाए। ये 1:30 बजने वाले हैं और हमें लगता है 1.5 घंटे बाद ही आपके पास पहुंचेगा। सुबह के बेले में जब आप उठेंगे प्रातःकाल, तो यह वीडियो आपको मिलेगा आज की ही डेट पर। चूँकि 1:30 बज रहा है तो आज तारीख जो हो गई है 26 फरवरी है। ठीक है। तो 26 फरवरी को सुबह के बेले में, जैसे सुबह होगी, आपको ये वीडियो मिलेगा। आप इस पर सुनिए, कमेंट करिए और जुड़ने के लिए देरी मत करिए। मैं वीडियो बंद करने के पहले एक बार आखिरी वार्निंग कर रहा हूँ, 28 के बाद मैं किसी का एडमिशन नहीं लूँगा। हमको चलने दीजिए, कायदे से पढ़िए। जुड़ना ना जुड़ना अलग बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी अगर मेहनत कर लेंगे, सटीक ढंग से पढ़ लेंगे, तो कल्याण भी हो सकता है। ठीक है। मिलते हैं कल रेगुलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। सबको मेरा जय सिया राम।